प्यारे बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है लोकतंत्र में जन सहभागिता। इससे पहले भारत के राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली को समझा। से भारत में संसदीय प्रणाली है। राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणालियों को समझते हुए हमने यह जानने का प्रयास किया कि वास्तव में हमारे जो संविधान निर्माता है उन्होंने जो स्वप्न देखा लोकतंत्र की, जिसके अंतर्गत बहुदलीय प्रणाली बढ़ते जा रही थी कि या अलग अलग दल जो सामने आते जा रहे थे, उससे स्पष्ट होता है कि हमारे जो संविधान निर्माता है उन्होंने जो स्वप्न देखा वो साकार होने की कगार पर है। क्योंकि जितने नए दल बनते जाएंगे वैसे वैसे लोकतंत्र मजबूत होते जाएगा। लोकतंत्र में जन सहभागिता के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में लोकतंत्र में जन सहभागिता किसके माध्यम से होती है। अधिकतर देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जहां जितने अधिक प्रतिनिधि होंगे वहां उतने ही लोकतांत्रिक प्रतिनिधि सरकार बनेगी। हमारे देश में जो 18 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई हो, वयस्क पुरुष या महिला, उन्हें बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार दिया जाता है। हालांकि मानसिक विक्षिप्त, बुरा आचरण या अपराधी ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाता है। वैसे अगर हम मतदान से संबंधित और दूसरी ओर सोचते हैं या देखते हैं तो पहले जिनकी आयु 21 वर्ष से ऊपर थी उन्हें ही मतदान देने का अधिकार दिया जाता था। लेकिन 1989 में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से अब जिसकी आयु 18 वर्ष हो या जो 18 वर्ष आयु पूर्ण कर लिया हो उन्हें मतदान देने का अधिकार दिया गया। इससे अधिक युवा वर्ग लोकतंत्र में शामिल होंगे। मतदान प्रक्रिया को अब समझने का प्रयास करते हैं। मतदान प्रक्रिया के लिए सबसे पहले नामावली, जिन्हें हम मतदाता सूची कहते हैं, को बनाया जाता है। इसके लिए राज्य विधानसभा के माध्यम से निर्वाचन आयोग के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में नामावली तैयार की जाती है, मतदाता सूची तैयार की जाती है, जिसकी आयु जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया पर अगर ध्यान दें तो इसका दूसरा भाग है, वो है निर्वाचन प्रक्रिया। उम्मीदवारों निर्वाचन प्रक्रिया के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद उम्मीदवारों के माध्यम से नामांकन भरा जाता है। नामांकन भरने के लिए जो समय दिया जाता है उस 8 दिन के समय के अंतर्गत जो उम्मीदवार है वह नामांकन भरता है। उस नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उसकी जांच होती है। जांच में कुछ गड़बड़ी होने के बाद उनके नाम को मतदाता उम्मीदवार से उस उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाता है। नामांकन जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 2 दिन का नाम वापसी का समय दिया जाता है। कई उम्मीदवार 2 दिन उम्मीदवारों को नाम वापसी के लिए 2 दिन का समय दिया जाता है। उसके अंतर्गत वो अपना नाम वापस ले लेते हैं। उसके बाद
नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो गैर राजनीतिक दल होते हैं उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाता है और उसी के साथ वो प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं। चुनाव के 48 घंटा पहले ही चुनाव प्रचार को बंद करना होता है। इसी में तीसरा एक कड़ी जुड़ी है, वो है नोटा बटन। अब निर्वाचन में पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से उम्मीदवारों के सामने नाम और उनके चुनाव चिन्हों के साथ साथ एक और जो नया बटन जोड़ा गया है उसे नोटा बटन कहते हैं। इसके माध्यम से अगर हमें जितने भी उम्मीदवार चुनाव में खड़े रहते हैं उनमें से हमें कोई भी उम्मीदवार पसंद न हो तो हम इस बटन का उपयोग करते हैं। इसे 2013 में लागू किया गया। उसके बाद आता है अप्रत्यक्ष मतदान। हमारे भारत देश के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के माध्यम से का चुनाव किया जाता है, जिसका अध्ययन हम और जो दूसरे अध्याय है राजनीति विज्ञान के उसमें और अच्छे से किए हैं। उसके बाद और अगला जो चौथा आता है वो है गुप्त मतदान। जो उम्मीदवार खड़े रहते हैं उनके लिए जो मत डाला जाता है, चाहे हम बैलेट पेपर के माध्यम से मत डालें या वोटिंग मशीन के माध्यम से, यह जानकारी किसी को भी नहीं चलता कि हम किसे हम मत दे रहे हैं। उसे ही गुप्त मतदान कहा जाता है। इसके बाद अंतिम जो छठवां आता है वो है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल के माध्यम से जो प्रतिनिधि होते हैं उस प्रतिनिधि को 50% जनता के हस्ताक्षर के माध्यम से या 2/3 बहुमत के माध्यम से जो प्रतिनिधि होते हैं जैसे पंच, सरपंच, पार्षद, इनको उनसे पद से हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया अब छत्तीसगढ़ में भी लागू हो गई है। इसके बाद आता है इस लोकतंत्र में जनसहभागिता के अंतर्गत मतदान व्यवहार। तो मतदान व्यवहार के अंतर्गत हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में मतदान व्यवहार किसे कहते हैं। मतदान व्यवहार से आशय मतदान से संबंधित मतदाताओं के विभिन्न रुझानों से है। मतदान व्यवहार से आशय मतदान से संबंधित मतदाताओं के विभिन्न रुझानों से है। जैसे महिलाओं के मतदान प्रतिशत कितना है, पुरुषों का मतदान प्रतिशत कितना है या कितना होगा, इस तरह की जो प्रक्रिया है वो मतदान व्यवहार कहलाता है। अब मतदान व्यवहार के अंतर्गत हम 1952 से 2004 तक की मतदान जो प्रक्रिया हुई थी उस पर अगर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि 1952 में मतदाताओं की जो प्रतिशत था वह 61.2% था। वही 1984 में 63 कुछ था। और 1971 में अगर हम पहले देखते हैं तो 1971 में देखते हैं तो यही जो प्रतिशत है वो और कुछ बढ़ जाता है। इस तरह अगर हम औसत देखते हैं तो यह प्रतिशत 54.75% रह जाता है। या यूं कह सकते हैं जिसमें 2004 तक जो मतदान की जो प्रक्रिया है या जिसमें मतदाता भाग लिए उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं रहा, लगभग 8-10% का ही अंतर रहा। जिसमें अगर हम देखते हैं तो पुरुषों के मतदान प्रतिशत 64 और महिलाओं का 57। तो इसमें अब तक
जो 1952 से अब तक अगर हम मतदान प्रक्रिया पर ध्यान अगर केंद्रित करते हैं या देखने का प्रयास करते हैं, तो हम यह देखते हैं कि अभी तक महिलाओं की जो प्रतिशत है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। इसके पीछे कारण ऐसा यह सोचता है कि कई महिलाएं, कि वास्तव में महिलाओं की जो मतदान की जो प्रतिशत है वो कम क्यों होता है। इसके लिए अलग अलग स्तर पर अगर हम ध्यान देते हैं तो लोकसभा केंद्र स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर या लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और स्थानीय, तो इसको 3 चरणों में जो बटा हुआ है। तो लोकसभा में जो महिलाओं का जो प्रतिशत है उसमें अगर भागीदारी की जो प्रतिशत है बहुत कम होता है। वैसे अगर हम विधानसभा की ओर जाते हैं तो विधानसभा में थोड़ा और बढ़ता है, और स्थानीय निकायों में महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो पुरुषों के लगभग बराबर ही रहता है। तो हम इन तीनों चरणों में देखने का प्रयास करते हैं कि महिला मतदाताओं की जो संख्या है, प्रतिशत है, वो अलग अलग लोकसभा, राज्यसभा और स्थानीय निकायों में अलग अलग होती है, या यूं कह सकते हैं कि घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में होता है। लोकसभा में कम, उससे थोड़ा ज्यादा विधानसभा में, और उससे ज्यादा स्थानीय निकायों में। तो इसके कारणों का अगर हम पता करने का प्रयत्न करते हैं तो कारण ये होता है कि ज्यादा महिलाओं में जागरूकता की कमी होती है। एक दूसरा, केंद्र स्तर पर जो उम्मीदवार होते हैं, लोकसभा के जो उम्मीदवार होते हैं, उनसे महिलाओं का उतना लगाव नहीं होता है। तीसरा, अगर हम कारण देखते हैं तो महिला मतदाता यह सोचती है कि उससे हमको क्या लेने देना है, न तो उनके रिलेशन के हैं, न तो वो उनके संपर्क में आते हैं, उनसे न तो उनको जानते हैं, इसलिए हम उसे क्यों दे, ऐसे उनके मन में धारणाएं रहती है। और इन्हीं धारणाओं के साथ साथ ज्यादातर जो महिलाएं हैं वे उनमें जागरूकता की कमी आती है, इसलिए ये महिला मतदाताओं की जो प्रतिशत है वो कम होते जा रहा है। अंत में हम यह और समझने का प्रयत्न करते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। इसमें परीक्षा के दौरान कभी कभी जो प्रश्न यह भी आ जाता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। जिसकी आयु, या यूं कह सकते हैं जो वयस्क स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो, जिनका नाम मतपत्र पर बिना किसी भेदभाव के उन्हें अधिकार दिया जाता है मत डालने का, वही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। इसके बाद स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। संविधान के में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा सरकार के तीसरे स्तर स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। यह कह सकते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने तीसरे स्तर के संवैधानिक स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दी गई। इसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। कहीं कहीं कुछ राज्यों में यह 50% तक बढ़ा दिया गया। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व। हमारे देश में सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से समाज के वंचित वर्गों को अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। इन अनुसूचित जाति और जनजाति के महिलाओं को भी इस सरकार के माध्यम से सीटें आरक्षित की गई है।
16वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई है। यह राज्य की विधानसभाओं में वहां की जनसंख्या के आधार पर इन वर्गों की सीटें आरक्षित किया जाता है। साथ ही साथ नगरीय निकायों, ग्राम पंचायत और विभिन्न तरह के जो चुनाव होते हैं उनमें भी इनकी जनसंख्या के आधार पर इनके लिए सीटें आरक्षित की जाती है। अब आता है दबाव समूह। दबाव समूह को एक घटना के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। सन 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्प वुड लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई, जिसे 30,000 हेक्टेयर जमीन 40 सालों के लिए दे दी गई। इस कंपनी ने उस जमीन पर नीलगिरी के पेड़ लगाए, जिस पर किसानों के लिए चारागाह की व्यवस्था थी। कंपनी को देने के बाद वहां के किसानों और स्थानीय लेखकों व पर्यावरणविदों ने मिलकर इसके विरोध में आंदोलन शुरू कर दिए। 1986 में यहाँ के लोगों ने विभिन्न मंत्रियों और नेताओं के माध्यम से इसे रोकने का प्रयत्न किया। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी। तब सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि इस जमीन पर पहले जैसे यथास्थिति बनी रहे। इसके बावजूद यह जमीन किसानों के हक में नहीं आई। तब कुनसूर गांव के वासियों ने एकजुट होकर इसके लिए सत्याग्रह आंदोलन किया और उन्होंने एक नारा दिया, किट्टिको हच्चिको, अर्थात उखाड़ो और फेंको। कहने का तात्पर्य यह है कि नीलगिरी के पेड़ों को उखाड़कर उसके स्थान पर ऐसे पेड़ लगाए जो वहां की जनता के लिए फायदेमंद हो। इस आंदोलन में स्थानीय विधायकों के साथ साथ लगभग 70 विधायकों ने सरकार पर यह दबाव डाला कि वास्तव में यह जमीन उन किसानों के हक में ही रहना चाहिए जहां वे जनता के फायदे के लिए जो पेड़ लगा रहे उसके, और साथ ही साथ वहां के चारागाह के लिए उसका उपयोग किया जाए। अंत में इन सब की सरकार पर दबाव डालने के कारण 1991 में यह कंपनी बंद करनी पड़ी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस तरह लोग एकजुट होकर अपनी मांगों को पूर्ण कराने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। हालांकि यह दबाव संवैधानिक ढंग से, कानूनी रूप से रहता है। इसमें कानून के दायरे में रहकर ही यह सरकार पर दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं और इस प्रयत्न में वे सफल भी हो जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे अलग अलग दबाव समूह भी निर्मित हुई है। इसको समझने से पहले हम एक बार और दबाव समूह से क्या तात्पर्य पर चर्चा कर लेते हैं। एक समान हित, पेशे और आकांक्षा वाले लोग एकजुट होकर सरकार पर अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए कानूनी तौर पर दबाव डालते हैं, कानून के दायरे में रहकर दबाव डालते हैं और उस दबाव के चलते सरकार को उसकी मांगे माननी पड़ती है। तो ऐसा जो समूह है वह दबाव समूह कहलाता है। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे दबाव समूह हैं। एक हम ऐसे भी कह सकते हैं आंदोलन एक दबाव समूह भी होता है। आंदोलन एक प्रकार का दबाव समूह ही होता है, क्योंकि ज्यादातर जो आंदोलन होती है वो कानून के दायरे में रहकर ही होती है। इस तरह आंदोलन भी एक तरह का दबाव समूह है।
बहुत सारे लोग संगठन बनाकर भी अपने मांगों को मानने का मांगों को सरकार से मनवाने का प्रयत्न करता है। तो ये संगठन भी एक तरह का दबाव समूह है। वैसे दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकजुट होकर सरकार पर दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं और उसके उद्देश्य पूरा होने के बाद वे बिखर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सरकार को अपनी मांग मनवाने के लिए लोग जब कानून के दायरे में रहकर संगठन बनाकर सरकार से सरकार को प्रभावित करते हैं, तो ऐसा समूह दबाव समूह कहलाते हैं। उल्टा दूसरी तरफ देखते हैं राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल को हम दबाव समूह भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसे दबाव समूह कहना सही नहीं होगा। क्योंकि राजनीतिक दल के माध्यम से जो दल होती है वह सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और उस सत्ता प्राप्त करने के लिए वह सरकार में चुनाव लड़ता है और विजयी होने के बाद वह सरकार बनाता है। लेकिन दबाव समूह में ऐसा नहीं होता है। अलग अलग संगठन भी एक तरह से अलग अलग संगठन के माध्यम से भी ये बहुत सारे लोग अपनी मांगों को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं दबाव समूह के अंतर्गत। इसके लिए ये सबसे पहले 1920 में कांग्रेस ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, भारतीय मजदूर संघ, इस तरह की बहुत सारे संगठन बने हैं। इन संगठनों का उद्देश्य मजदूर संघ के जो संगठन बने हैं, इन संगठनों का उद्देश्य केवल अपने मांगों को पूर्ण कराने के उद्देश्य से ही बनाए गए हैं। यह कानून के दायरे में रहकर, जैसे अगर हम मजदूर संघ की बात करते हैं तो वेतन, काम के घंटे, निश्चित काम के घंटे और विभिन्न सुविधाओं के लिए वे सरकार पर दबाव के माध्यम से अपनी मांग को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। इस तरह यह संगठन बनती है। अगर दबाव समूह का मीडिया में क्या प्रभाव है देखते हैं, तो मीडिया के माध्यम से ही दबाव समूह सरकार पर दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि संचार के विभिन्न साधन, टीवी, अखबार, ये सब साधन हैं जिनके माध्यम से मजदूर या कोई भी दबाव समूह अपने मांगों को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में ये दबाव समूह के माध्यम से, दबाव समूह मीडिया के माध्यम से अपने मांगों को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। क्योंकि कहीं भी अगर दबाव समूह या संगठन या संघ आंदोलन करता है अपनी मांगों को लेकर, तो उसको सरकार तक पहुंचाने का कार्य मीडिया ही करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जन सहभागिता में मीडिया, दबाव समूह में मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।